हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विटेडिया पे। मैं प्रवीण कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं हिस्ट्री के आज इस नए वीडियो में, जो है वैदिक सभ्यता से। ये वैदिक सभ्यता का पहला वीडियो है। आगे और वीडियो आएंगे जिसमें हम लोग पूरे वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले कुछ बेसिक बातों पर हम लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे ताकि आगे के जो पॉइंट्स हैं पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक उसको बेहतर ढंग से समझा जा सके। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद एक लंबा गैप जो है भारतीय इतिहास में देखने को मिलता है। सिंधु सभ्यता का पतन माना जाता है कि लगभग 1700 ईसा पूर्व के आसपास में हो गया। उसके बाद से लगभग 1500 के बीच में कोई भी विशेष सभ्यता देखने को नहीं मिलती है और 1500 ईसा पूर्व के आसपास में एक नई सभ्यता का जन्म होता है जिसे नाम दिया गया है वैदिक सभ्यता। इसी वैदिक सभ्यता से जुड़े हुए बिंदुओं पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसकी सामान्य परिचय की ओर देखते हैं। अगर भारत में बात करें सभ्यताओं के विकास में, तो सभ्यता का विकास थोड़ा उल्टा क्रमिक रहा है। पहले सिंधु घाटी सभ्यता आया जो नगरीय सभ्यता के रूप में जाना जाता है और विशेष रूप से नगरीय सभ्यता के रूप में ही यह विश्व में प्रचलित रहा। लेकिन बाद में आने वाली सभ्यता के रूप में वैदिक सभ्यता को जानते हैं जो ग्रामीण सभ्यता थी। तो पहले ही हमारे देश में पहले नगरीय सभ्यता आई, बाद में ग्रामीण सभ्यता आई। तो कहीं ना कहीं यह सभ्यता का क्रम उल्टा दिखाई देता है। लेकिन वास्तविकता यही है कि वर्तमान में इसी अरेंज वे में हिस्ट्री का संकलन भारत में किया गया है। और जब तक सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज नहीं हुई थी तब तक वैदिक सभ्यता को ही भारत का सबसे प्राचीन सभ्यता के रूप में देखा जाता था। लेकिन अब जब सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में संपूर्ण जानकारी इकट्ठा कर ली गई है तो यह सत्य साबित हो चुका है कि वैदिक सभ्यता से पहले ही सिंधु घाटी सभ्यता का दौर था। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वैदिक सभ्यता की। तो वैदिक सभ्यता से जुड़े हुए सामान्य परिचय। तो भारत में वैदिक सभ्यता का जो दौर माना जाता है वास्तव में यह वेदों पर आधारित है। जिस काल में वेदों की रचना हुई या वेदों से जुड़े हुए जानकारी प्राप्त होते हैं उस संपूर्ण काल को वैदिक काल के रूप में जाना जाता है। वेदों की रचना भी 4 प्रकार से हुई। 4 वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जिस काल की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है उसे ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल के रूप में जाना जाता है तथा जिस काल की जानकारी अन्य तीनों वेद से प्राप्त हुई उस काल को उत्तर वैदिक काल के रूप में जाना जाता है। तो सबसे पहले वैदिक काल का जो टाइम था वह 1500 से लेकर के 600 बीसी के बीच माना जाता है। इस संपूर्ण वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। एक पूर्व वैदिक काल जिसे ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं, यह 1500 से लेकर के 1000 बीसी के बीच माना जाता है। वहीं दूसरा उत्तर वैदिक काल जिसे 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी के बीच माना जाता है। तो आगे के वीडियोस में हम लोग इस दोनों ही पार्ट पर अलग अलग डिस्कस करेंगे। आज सामूहिक रूप से कुछ जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले वैदिक शब्द का विकास कैसे हुआ। वैदिक शब्द का विकास वेद से हुआ जो बना है जिसका अर्थ होता है ज्ञान। अर्थात वैदिक शब्द वेद से बना है जिसका अर्थ होता है ज्ञान और इसी वेद शब्द से बन करके तैयार हुआ वैदिक सभ्यता। इस वैदिक सभ्यता के निर्माता के तौर पे आर्य को जाना जाता है। आर्य जिन्होंने इस वैदिक सभ्यता का निर्माण किया, वास्तव में आर्य एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ अर्थात ऊंचा। और यह ऊंचा किस रूप में, तो जातिगत रूप में नहीं, भाषाई आधार पर जो श्रेष्ठ थे उन्होंने अपने आप को आर्य कहा और इन्हीं आर्य के द्वारा इस भारतीय वैदिक सभ्यता का निर्माण हुआ। अब इस आर्यों के संबंध में कई प्रकार के अलग अलग विचारधाराएं प्रसिद्ध हैं कि भारत में ये आर्य कहाँ से आए। अधिकांश मत ये है कि ये बाहर से आए थे और भारत में बसे और भारत में इन्होंने सभ्यता का विस्तार किया। तो कहाँ से आए इसके संबंध में अलग अलग विचारधाराएं हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहला मैक्स मूलर। मैक्स मूलर का ही सबसे ज्यादा दिया गया सिद्धांत सबसे प्रचलित है। मैक्स मूलर के अनुसार ये आर्य मध्य एशिया से भारत में आए थे। मध्य एशिया का वह क्षेत्र जो आल्प्स पर्वत के आसपास का क्षेत्र था उसी क्षेत्र से ये भारत में आए थे। इसी बात को थोड़ा और विस्तृत रूप में डॉक्टर संपूर्णानंद ने कहा कि आर्य मूल रूप से आल्प्स पर्वत क्षेत्र जो यूरेशिया का भाग है, एशिया और यूरोप के मध्य का भाग है आल्प्स पर्वत का क्षेत्र, उसी क्षेत्र से आर्य भारत में आए थे। कारण यह है कि इस मध्य एशिया में जो समुदाय थे और जो सभ्यता विकसित हुई काफ़ी हद तक वैदिक सभ्यता से मेल खाते हैं। यही कारण है कि अधिकांश विद्वान इस विचार से सहमत हैं कि
आर्य जो है वो मध्य एशियन क्षेत्र से ही भारत में आए थे। लेकिन कुछ भारतीय विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं, जैसे बाल गंगाधर तिलक। बहुत ज़्यादा यह प्रश्न पूछा जाता है। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य आर्कटिक प्रदेश से आए थे। अगर ग्लोब पे देखेंगे तो यह क्षेत्र आर्कटिक प्रदेश के रूप में जाना जाता है, जिसे उत्तरी ध्रुव भी कहा जाता है। तो कई बार प्रश्न पूछा गया है कि किसके अनुसार आर्यों का आगमन उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक प्रदेश से हुआ था, तो बाल गंगाधर तिलक। इसके अलावा दयानंद सरस्वती भारतीय इतिहास में समाज सुधारक के रूप में प्रसिद्ध रहे। दयानंद सरस्वती जी का मानना था कि आर्यों का आगमन तिब्बत क्षेत्र से हुआ है। तो अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने अलग अलग मत दिए, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मतों में मैक्स मूलर के मत को माना जाता है कि आर्यों का आगमन मध्य एशिया से हुआ था। इसके अलावा यह मत भी काफ़ी प्रचलित है कि आल्प्स पर्वत यूरेशियन क्षेत्र से आर्यों का आगमन हुआ था, क्योंकि ये दोनों ही भाग एक दूसरे से काफ़ी सटे हुए हैं। तो वास्तविकता यही है कि भारत में आने वाले आर्य वास्तव में भारतीय मूल से जुड़े नहीं थे, यह विदेशी थे। और भारत में आकर के उन्होंने जो सभ्यता विकसित की, वेदों की रचना की, उसी पर आधारित जो सभ्यता विकसित हुई उसे नाम दिया गया वैदिक सभ्यता। इस वैदिक सभ्यता के जानकारी के संबंध में अगर बात करें तो जानकारी के लिए साहित्यिक स्रोत अर्थात लिखित स्रोत और पुरातात्विक स्रोत दोनों ही प्रकार के स्रोत मौजूद हैं। अब आते हैं, बात करते हैं कि साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोतों के संबंध में क्या होता है। तो साहित्यिक स्रोत क्या है? तो साहित्य क्षेत्र में जब किसी पुस्तक के माध्यम से या लिखित रूप में जब जानकारी प्राप्त होती है तो उसे हम लोग साहित्यिक स्रोत कहते हैं। और जब हम लोग पुरातात्विक रूप में ये किसी खुदाई से प्राप्त या अवशेष या अभिलेख से कोई जानकारी प्राप्त करते हैं तो उसे हम लोग पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं इन्हीं साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोतों की, जिसके आधार पर हमें वैदिक सभ्यता की जानकारी मिलती है। पुरातात्विक साक्ष्यों में और साहित्यिक स्रोतों में हम लोग चर्चा करेंगे, थोड़ा सा जानेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे पूर्व वैदिक काल के विशेषताओं की ओर और उत्तर वैदिक काल की विशेषताओं की ओर, जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इस सभ्यता के इस परिचय को फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। तो भारत में आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता को ही वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसका कारण ये है कि इस सभ्यता के दौरान वेदों की रचना हुई, जिसके कारण इसे वैदिक सभ्यता का नाम दिया गया। और वेदों से तात्पर्य है ज्ञान, और इसके निर्माता मूल रूप से आर्य थे, जो भारत में मूल रूप से मध्य एशिया क्षेत्र से आए थे। हालांकि इस संबंध में अलग अलग विद्वानों के मत अलग अलग रहे हैं। भारत में विकसित इस सभ्यता के दो भाग थे, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इस पूर्व वैदिक काल को कहीं कहीं ऋग वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है। तो ऋग वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल के इसके नाम से जानते हैं। इसके संबंध में जानकारी के लिए साहित्यिक स्रोत अर्थात लिखित स्रोत और पुरातात्विक स्रोत अर्थात उत्खनन और अभिलेख के माध्यम से प्राप्त स्रोत भी उपलब्ध हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में सबसे फेमस है बुगासकोई का अभिलेख। मध्य एशिया में स्थित यह अभिलेख 1400 इस बीसा पूर्व का है। 1400 बीसी में इस अभिलेख की निर्माण की गई थी और इस अभिलेख से कुछ भारतीय देवताओं जैसे इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है, जो दर्शाता है कि इस समय भारत में इस देवताओं का काल था। तो कहीं न कहीं भारतीय देवताओं का नाम बगोसकोई मध्य एशिया में मिलना यह भारतीय पुरातात्विक स्रोतों के रूप में भी देखा जाता है। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसे याद रखेंगे। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि बगोसकोई अभिलेख से किन देवताओं के नाम मिले हैं, तो ये नाम याद रखना है, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य के नाम मिले हैं। यह अभिलेख कितना पुराना है? तो यह अभिलेख 1400 बीसी से संबंधित है। इसके अलावा जो उत्खनन से प्राप्त मृदभांड है, मिट्टी के बर्तन है, उनसे भी कुछ जानकारी मिलती है। जैसे पूर्व वैदिक काल में जो उत्खनन से बर्तन प्राप्त हुए हैं मिट्टी के, उसे गौरिक मृदभांड OCP के नाम से जाना जाता है। वहीं उत्तर वैदिक काल में जो मृदभांड मिले हैं वो चित्रित धूसर मृदभांड PGW के नाम से जाना जाता है। तो आप इन 3 पॉइंटों को याद रखेंगे। ये 3 पॉइंट संबंधित है पुरातात्विक साक्ष्यों से। लेकिन मूल रूप से
वैदिक सभ्यता का जो साक्ष्य है वो साहित्यिक है। और याद होगा कि मैंने बताया था कि प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में जहाँ केवल पुरातात्विक साक्ष्य थे, प्रोटो हिस्ट्री में जहाँ पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों साक्ष्य थे लेकिन साहित्यिक साक्ष्यों को पढ़ा नहीं गया, और हिस्ट्री में जहाँ पुरातात्विक के साथ साथ साहित्यिक साक्ष्य भी है और उन्हें पढ़ा भी जा सका है। तो वैदिक काल वही दौर है जहाँ से साहित्यिक स्रोतों को पहली बार पढ़ा गया और उसके आधार पर इतिहास की रचना की गई। तो साहित्यिक स्रोतों में जो सबसे प्रमुख है वो है वेद, और वेदों की रचना की गई, और वेदों की संख्या कितनी थी? तो 4। तो सबसे पहला और सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो वो है ऋग्वेद। और ऋग्वेद से आधारित जानकारी पर लिखे गए सभ्यता को ही पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक सभ्यता के रूप में जानते हैं, जबकि उत्तर वैदिक सभ्यता जो है वो अन्य तीनों वेदों के जानकारी के आधार पर लिखी गई है। तो ऋग्वैदिक काल के संबंध में कई प्रश्न बनते हैं। यह सबसे प्राचीन वेद है, सभी वेदों में सबसे प्राचीन वेद है। इसके संकलनकर्ता जो थे वो कृष्ण द्वैपायन और वेद व्यास थे। इनकी संकलनकर्ता अर्थात इसकी पूरी संकलन सभी रचनाओं को एक साथ जोड़ने का कार्य कृष्ण द्वैपायन एवं वेद व्यास ने किया। इस ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल 1028 सूक्त अर्थात मंत्र है। 10 मंडल से तात्पर्य यहाँ अध्याय से है, चैप्टर से है। 10 अध्याय है जिसमें टोटल 1028 मंत्रों का यानी सूक्तों का वर्णन किया गया है। इसमें जब वेदों की रचना हुई तो इसमें सबसे पहले 2 से लेकर के 7 तक के जो मंडल है वो पहले लिखे गए, और पहला और 10वां मंडल जो है वो सबसे बाद में इसमें जोड़ा गया। तो ये भी कई बार पूछता है, तो इसे याद रखेंगे कि पहला और 10वां मंडल जो है इसमें सबसे बाद में जोड़ा गया। और ऋग्वेद में मूल रूप से धर्म से जुड़े हुए विचार और मंत्रों का वर्णन जो है विशेष रूप से मिलता है। इसके जो 10 मंडल है उसमें 4 मंडल जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। इन चारों मंडल को मैंने यहाँ सूचीबद्ध किया है, इसे निश्चित रूप से याद रखेंगे। जैसे तृतीय मंडल, तृतीय मंडल का संबंध जो है वो है गायत्री मंत्र से, कि ये क्वेश्चन आता है कि गायत्री मंत्र का वर्णन किस मंडल में मिलता है। तो गायत्री मंत्र का वर्णन तृतीय मंडल में मिलता है, जिसका निर्माण यानी जिसकी रचना विश्वामित्र द्वारा की गई थी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि तृतीय मंडल की रचना किसने की? विश्वामित्र। या गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र। और किस मंडल से ये मंत्र मिलता है? तो तृतीय। 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध, ये आर्यों के और अनार्यों के बीच जो युद्ध का वर्णन मिलता है, इसमें एक सुदास नामक राजा के 10 अन्य राजाओं से युद्ध का वर्णन मिलता है, जो पुरुषनी नदी अर्थात रावी नदी के तट पे लड़ा गया था। तो इस 10 राजाओं के साथ युद्ध का वर्णन जो है वो 7वें मंडल में मिलता है। 9वां मंडल वास्तव में सोम देवता, सोम वनस्पति के देवता के रूप में जाने जाते थे, इसी सोम देवता को समर्पित है 9वां मंडल। ये कई एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है, तो ये है 9वां मंडल। और 10वां मंडल काफ़ी प्रचलित है, ये सबसे बाद में जोड़ा गया, और इसी मंडल में सबसे पहली बार वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य संबंधित जो विचारधारा उभर करके सामने आई, ये पहली बार 10वें मंडल में ही वर्णित किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद, और इसके संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन एवं वेद व्यास थे। इसमें टोटल 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं, और इसमें जो विभिन्न मंडल हैं उसमें से 4 प्रसिद्ध हैं, तीसरा, 7वां, 9वां और 10वां, और सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। इस ऋग्वेद के बाद जो अन्य वेद हैं उन्हें हम लोग देखते हैं सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के रूप में। सामवेद को संगीत का वेद कहा जाता है। 7 सुरों से संबंधित जो रचनाएं हैं, यानी 7 सुरों का सबसे पहली बार वर्णन भी सामवेद में मिलता है। यही कारण है कि सामवेद को भारत में संगीत का जनक माना जाता है। और इसमें कुछ विशेष नई विचारधारा नहीं थी, बल्कि ऋग्वेद में ऐसे मंत्र जिन्हें गाया जा सकता था, उन्हीं मंत्रों को ले जाकर के सामवेद में स्थापित किया गया। इस तरह से सामवेद कोई नवीन वेद नहीं था, बल्कि उन्हें सुरों के आधार पर सूचीबद्ध किया गया वेद था, जिसमें मंत्रों को गाया जा सके। तो इसीलिए इसे संगीत का वेद या 7 सुरों का पहला वेद माना जाता है।
देन आते हैं तीसरा वेद यजुर्वेद। यजुर्वेद में मुख्य रूप से यज्ञ विधियों का वर्णन मिलता है। यज्ञ के अनुष्ठान के दौरान किस प्रकार से नियमों का पालन हो और किस प्रकार के विधि व्यवस्था को अपनाया जाए, इस संबंध में जानकारी यजुर्वेद से मिलती है। इस यजुर्वेद में जो रचना की गई है वह गद्य एवं पद दोनों रूप में की गई है, जिसके कारण इसे गद्य एवं पद का वेद कहा जाता है। तो यजुर्वेद को आप याद रखेंगे कि इसे यज्ञ के विधियों से संबंधित है और गद्य एवं पद दोनों ही रूपों में इसे लिखा गया है। और सबसे अंतिम वेद के रूप में जाना जाता है अथर्ववेद। कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया सबसे बाद का वेद कौन है, तो अथर्ववेद है। इस अथर्ववेद में सामाजिक जीवन से जुड़े जादू टोना, वशीकरण, विवाह, मृत्यु, रोग आदि से संबंधित बातों का वर्णन किया गया है। इसीलिए इसे धार्मिक क्रिया से अलग सामाजिक क्रिया से जुड़ा वेद माना जाता है। लेकिन इस वेद को ब्रह्म वेद अर्थात श्रेष्ठ वेद भी कहा गया है। तो इससे भी कई बार क्वेश्चन बनता है कि ब्रह्म वेद किस वेद को कहा गया है, तो अथर्ववेद को कहा गया है और यह सबसे बाद का वेद माना जाता है। ये थे प्रमुख जो है वेद जिनके माध्यम से वैदिक सभ्यता के संबंध में साहित्यिक जानकारी मिलती है। तो ये जितने भी पॉइंट्स थे इनको ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोग इस चार्ट की ओर। इस चार्ट से जुड़े हुए एक दो पॉइंट्स आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से जुड़े हुए कुछ पॉइंट हैं जिनको पूछा जाता है। सबसे पहले इसको वेदों को एक क्रम को याद रखें। दूसरा है उद्यता अर्थात इन वेदों को गाने वाले लोगों को यानी उनको पढ़ने वाले लोगों को अलग अलग नाम से पुकारा जाता था, तो उसको मैंने शॉर्ट लिस्टेड किया है। फिर है उपवेद, वेदों के उपवेद की रचना की गई जो विभिन्न नामों से जाने जाते थे। इसके अलावा कई उपनिषदों की रचना हुई। आपने पढ़ा होगा कि उपनिषदों की संख्या टोटल 108 थी। इन उपनिषदों में जो उपनिषद विभिन्न वेदों से संबंधित है उन्हें मैंने यहाँ शॉर्ट लिस्टेड किया है। और आरण्यक वैसे व्यक्ति जो संन्यास लेकर के वन में रहते थे और वन में रह करके उन्होंने पुस्तकों की रचना की, उन्हें आरण्यक कहा जाता था। तो सभी वेदों से जुड़े हुए उद्यता यानी गाने वाले, उपवेद यानी सब वेदों के उपवेद, सभी वेदों के उपनिषद और सभी वेदों के आरण्यक को यहाँ शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद के गाने वाले को होत्री कहा जाता था, सामवेद के गाने वाले को उद्गाता और यजुर्वेद को गाने वाले को अधर्व्यु तथा अथर्ववेद को गाने वाले को ब्रह्मा कहा जाता था। तो इस प्रकार से ये गाने वाले के क्रम को आप ऊपर से नीचे के क्रम में याद करेंगे, होत्री, उद्गाता, अधर्व्यु और ब्रह्मा। इसी क्रम में आप याद रखेंगे इन सभी वेदों के उपवेद को। आयुर्वेद का संबंध है ऋग्वेद से। गंधर्व वेद किसका उपवेद है, तो सामवेद का। धनुर्वेद किसका उपवेद है, तो यजुर्वेद का। और शिल्प वेद यह किसका उपवेद है, तो अथर्ववेद का। तो इसे भी ऊपर से नीचे के क्रम में याद रखें, आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद और शिल्प वेद। अब बात करते हैं उपनिषद। ये आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ जगह कम होने के कारण मैंने इसे इस तरह से एडजस्ट किया है। तो ये उपनिषदों की रचना है और ये पहला लाइन जो है वो ऋग्वेद से संबंधित है, दूसरा सामवेद से, तीसरा यजुर्वेद से और चौथा अथर्ववेद से। तो उपनिषदों की बात करें तो ऋग्वेद के दो उपनिषद है, कौस्तुकी और ऐतरेय। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ऐतरेय जो है वो किसका उपनिषद है या ऐतरेय ब्राह्मण जो है वो किसका ब्राह्मण है, तो वो ऋग्वेद का है। फिर सामवेद में बात करें तो केन और छांदोग्य, ये केन और छांदोग्य जो है वो सामवेद के उपनिषद है। तैत्तिरीय और मैत्रेयनी तथा इसके अलावा एक दो और हैं जो किसके हैं, यजुर्वेद के उपनिषद है। और मांडुक्य, प्रश्न और मुंडक, मांडुक्य, प्रश्न और मुंडक अथर्ववेद के उपनिषद है। अब आते हैं आरण्यक की बात करें तो कौशिकी एवं ऐतरेय ही आरण्यक के रूप में भी ऋग्वेद के हैं। जैमिनीय एवं छांदोग्य सामवेद के आरण्यक हैं। तैत्तिरीय एवं शतपथ यजुर्वेद के आरण्यक हैं और अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। तो कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस वेद का आरण्यक नहीं है।
तो ये आज के इस लिस्ट को आप एक पेज पे निश्चित रूप से पूरे फिगर वाइज आप इसको सजा लें और एक दो बार इसको पढ़ें, याद हो जाएगा। इसको जरूर अरेंज वे में आप अपने नोटबुक में बनाएंगे ताकि आपको याद रहे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग फिर से आते हैं कि वैदिक काल का विकास जो है आर्यों के द्वारा हुआ, जिसके विभिन्न स्रोत थे, हमने उन स्रोतों की चर्चा की। इन वेदों के अलावा इस वैदिक काल में अन्य ग्रंथों की भी रचना हुई, जिसमें वेदांगों की संख्या 6 थी। उपनिषदों की संख्या 108 मानी जाती है। और उपनिषद क्या होते थे? तो वास्तव में उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर पढ़ना। तो जो दार्शनिक ग्रंथ थे, एक क्वेश्चन भी आता है कि उपनिषद किस ग्रंथों की सूची में आते हैं, तो दार्शनिक ग्रंथों की सूची में आते हैं। उसमें मूल रूप से दार्शनिक प्रश्नों का जवाब दिया गया है। और वैदिक काल में जो धर्म का आडंबर या कर्मकांड बढ़ गया था, उस पर प्रहार किया गया है उपनिषद के माध्यम से। तो उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। और उन उपनिषदों में कई उपनिषद प्रसिद्ध भी रहे हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि भारत का वाक्य सत्यमेव जयते वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो ये कई उपनिषदों से वाक्य भी प्रचलित रहे हैं। इसके अलावा पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। और फिर अन्य पुराणों में विष्णु पुराण, शिव पुराण आदि प्रचलित रहे हैं। तो ये कई प्रकार के अन्य ग्रंथ भी हैं जिनके माध्यम से वैदिक सभ्यता के संबंध में जानकारी मिलती है। अगले वीडियो में हम लोग वैदिक सभ्यता के पूर्व वैदिक काल के पाठ को पढ़ेंगे और फिर उससे अगले वीडियो में उत्तर वैदिक काल के संपूर्ण जीवन को पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। और धन्यवाद एडुटेरिया से जुड़ने के लिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू।